बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अम्मा अब्बा के मरने के बाद भाभी का रवैया हमारे साथ बहुत बुरा था। आप स्कूल में पढ़ाने के बहाने सारा दिन सड़क पर मसवाक और पेंसिलें बेचती ताकि वो अपना और मेरा पेट पाल सके, क्योंकि भाई भी भाभी के कहने पर हमें कुछ ना समझता था। आपी बाहर चली जाती और भाभी सारा दिन काम मुझसे करवाती। एक दिन भाई ने आपी को सड़क पर देखा तो उसे डंडों और लातों के साथ पीटते हुए घर ले आया और आपी की टांगे तोड़ दी और उसके मुंह में पानी तक न डाला। और जब मैं बहन के पास गई तो अचानक भाभी की चीखों की आवाज आने लगी, क्योंकि भाई को यतीमी क्या होती है इसका अंदाजा आज मुझे हो रहा था। माँ बाप का साया जब तक हमारे सरों पर सलामत था हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, मगर अब तो खाने के लिए भी भाभी की इजाजत लेना पड़ती थी। पाई पाई का मोहताज कर रखा था उन्होंने हमें। आपी कल रात से शदीद बुखार में मुब्तला थी। सारी रात वो बुखार से कराहती रही। सारी रात उनके सरहाने बैठकर ठंडे पानी की पट्टियां उनके माथे पर रखती रही, मगर बुखार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कई बार भाई और भाभी के कमरे का दरवाजा खटकाया। मेरा दिल तो शुरू से ही डर जाया करता था कि बात बात पर रोना आ जाता। कई बार दरवाजे पर दस्तक देने के बावजूद जब भाई ने दरवाजा ना खोला तो मैं बोझल कदमों से वापस आपी के पास आकर बैठ गई। वो बुखार से तप रही थी। मुझे शिद्दत से इस पल अम्मी अब्बू की याद आने लगी। बेसाख्ता कई आंसू मेरी गाल पर बह गए। आज एहसास हो रहा था कि माँ बाप के अलावा कोई अपना नहीं होता। भाई भी तब तक भाई होते हैं जब तक मेरी भाभी जैसी तेज तरार और मासूम शोहरों को अपने जाल में फंसाकर इन्हें अपने काबू में नहीं कर लेती। न जाने रात के किस पहर रोते हुए मेरी आंख लग गई। सुबह हुई तो मैं बुखला कर उठ बैठी। आपी का बुखार अभी भी इतना ही शदीद था। वो तो बोल भी नहीं पा रही थी। यकीनन भाई जाग चुका होगा, ये सोचकर मैं भागकर कमरे से बाहर निकली तो भाभी किचन में नाश्ता बना रही थी और भाई किचन में ही कुर्सी पर बैठा नाश्ता कर रहा था। मैं फौरन भागकर उनके पास गई और रोते हुए बोली कि भाई आपी को शदीद बुखार है। वो रात से बुखार में तड़प रही थी। घर में तो कोई दवा भी मौजूद नहीं थी जिसे उनके बुखार को कम किया जा सकता था। आप प्लीज आपी को डॉक्टर के पास ले जाएं ताकि इनकी तबीयत ठीक हो सके। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो भी अम्मी की तरह मुझे छोड़कर चली ना जाएं। मैं रोते हुए भाई को बता रही थी, मगर हैरत तो मुझे तब हुई जब भाई ने अपना खाना जारी रखा और मुझ पर एक सरसरी से नजर डालकर संजीदगी से बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो तुम लोगों का इलाज करवा सकूं। अगर तुम लोगों के पास पैसे मौजूद है तो मुझे दे दो, मैं दवाई जाकर ला देता हूँ। तभी भाभी फौरन बोली कि मेरा शौहर तुम लोगों को 2 वक्त की रोटी खिला रहा है, क्या वो काफी नहीं? जरा सा मौसमी बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगा। इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? जरा सा कुछ हुआ नहीं कि इन दोनों मैडमों के ड्रामे शुरू हो जाते हैं। भाई और भाभी का बदला हुआ अंदाज देखकर मेरे तो होश ही उड़ चुके। भला मेरा भाई और भाभी एकदम से कैसे बदल सकते थे? जब तक माँ बाप जिंदा थे भाभी तो कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती थी, गोया इनके मुंह में जबान ही ना हो। मगर इन दोनों की वफात के बाद भाभी तो अपनी असलियत में आ चुकी थी। उन्होंने फौरन घर का सारा निजाम खुद संभाल लिया और हमारे भाई को भी कुछ इस तरह अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया कि उसे सवाए अपनी बीवी को और कुछ नजर ही नहीं आता था। उन दोनों की तरफ से सीधा जवाब सुनकर मैं वापस अपने कमरे में चली आई। आपी ने बामुश्किल आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, क्या हुआ छोटी, भाई दवाई लेकर आया है या नहीं? मैंने उनके सवाल पर सर झुकाकर रह गई। अब क्या कहती कि भाई ने तो सफेद जवाब दे दिया है। मेरी खामोशी देखकर आपी समझ गई और बस एक सांस खाज कर रह गई। भाई जो ही घर से काम के लिए निकला तो भाभी ने मुझ पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। पूरे घर की साफ सफाई, झाड़ू, बर्तन मुझे पर सौंप कर खुद मोबाइल उठाकर मायके वालों से बातों में मशगूल हो गई। मुझे रह रहकर आपी का ख्याल सता रहा था। थोड़ा बहुत काम किया तभी मुझे ख्याल आया कि मैं फौरन पड़ोस की जमीला खाला के यहाँ चली गई और उनसे बुखार की दवा मांगी। खुशकिस्मती से उनके पास दवा मौजूद थी। वो मैं फौरन लेकर घर वापस आई ताकि आपी को पिला सकूं। मेरा पहला कदम अभी घर में दाखिल ही हुआ था कि भाभी घर के बीचों बीच खड़ी मेरा इस्तकबाल करने के लिए तैयार थी। अगले ही पल एक थप्पड़ मुझे मारते हुए बोली, तुम्हें साफ सफाई करने का कहा था कि गलियों में चक्कर काटने के लिए क्या करने गई थी बाहर? उनके हाथ से थप्पड़ खाकर मैं तो चकरा कर ही रह गई थी। भाभी ने मेरे हाथ में दवा देखी तो उसकी भवें अचकी। फौरन मेरे हाथ से दवा छीन ली और अगले ही पल जमीन पर कांच की बोतल को पटक दिया। ऐसा करते हुए वो मुसलसल तंजिया मुस्कुरा रही थी। मेरा दिल इस पल के टुकड़ों में कटा था। आखिर क्या मिला था भाभी को ऐसा करने से? अब तो उनके शौहर का इस पर पैसा खर्च नहीं हुआ था, फिर क्यों वो हमारी जान की दुश्मन बन बैठी थी? मैं रोने लगी। भाभी वहाँ से चली गई। जो दवा सलामत बची उससे कुछ हिस्सा मैंने आपी को दिया। कुछ वक्त लगा और आपी दोबारा सेहतयाब हो गई।
उनकी तबीयत खराब होने की देर थी कि भाभी ने एक रोज कुछ ऐसा किया कि हम सोच भी नहीं सकते थे। भाई काम के सिलसिले में कुछ रोज के लिए शहर से बाहर चला गया तो भाभी को मजीद शय मिल गई। उस शाम भाभी ने खाना बना लिया। जब आपी खाना लेने गई तो भाभी ने मना कर दिया, बोली कि ये मेरे शौहर की कमाई से बना है, आज से तुम दोनों अपना खर्चा खुद उठाओगी। आपी यकाटक भाभी को देखती रह गई, भला हम दोनों अपना खर्चा कैसे उठा सकती थी। भाभी ने उस दिन हमें खाने को हाथ भी न लगाने दिया और हम दोनों बहनें भूखे पेट ही सोने पर मजबूर हो गई। सुबह हुई तो बड़ी आपी बोली कि भाभी से तो हमें 2 वक्त का खाना देना भी दुश्वार हो रहा है, ये न हो किसी रोज इस घर की छत भी हम पर तंग कर दे। आपी के खदशे ने मुझे मजीद खौफ में मुब्तला कर दिया था। भाभी अगर हमें खाना पीना बंद कर सकती है तो हमें घर से भी तो निकाल सकती थी। हम दोनों जानती थी कि अब अपना खर्चा हमें खुद ही पूरा करना होगा। आपी ने हाल ही में 10वीं जमात तक तालीम हासिल की थी। उसी सुबह वो मोहल्ले के एक स्कूल में पढ़ाने के लिए चली गई। भाभी इस मामले में कुछ ना बोली और ना ही भाई को कोई एतराज था। सुबह सुबह आप स्कूल के लिए घर से चली जाती और भाभी सारा काम मुझे सौंप कर खुद महारानी बनकर बैठ जाया करती। सारा दिन मेरा घर के काम करते हुए गुजर जाता था। शाम तक मेरी हालत थकावट से बेहाल हो जाती थी। एक दिन जब आपी स्कूल से वापस आई तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। वो मुझे कुछ परेशान सी लग रही थी। आती ही वो सीधे कमरे में चली गई और बगैर कुछ खाए पिए लेट गई थी। मैं उनसे पूछने लगी तो बोली, कुछ नहीं छोटी, बस तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, तुम खाना खा लो। आपी का चेहरा मुझे दुखी सा लगा था। मैंने उनसे मजीद कोई सवाल ना किया और खामोशी से खाना खाने लगी। भाई ने तो अब हमसे बात करना भी बंद कर दी थी। वो तो सवाए काम के हमें कुछ भी कहते ही नहीं थे, ना ही जेब खर्च देते थे। आपी को जो तनख्वाह मिलती इससे हम दोनों रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लिया करती थी। एक रोज आपी घर आई तो इनका चेहरा बिल्कुल जर्द था। उनकी आंखें यूं सूजी हुई थी जैसे वो रो रही थी। मैंने आपी से पूछा तो वो फौरन बात टाल गई और बोली कि कुछ नहीं हुआ छोटी, बस आज थक गई हूँ बच्चों को पढ़ा कर। आपी की जुबान कुछ और कह रही थी मगर उनका लहजा तो कुछ और ही कह रहा था। न जाने स्कूल में उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो इस कदर परेशान हो चुकी थी। अब तो ये रोज का मामूल ही बन चुका था। आपी कमरे में छुप छुप कर रोती रहती और अब्बू की तस्वीर को सीने से लगाकर न जाने क्या सरगोशियां करती रहती। मैं पूछती तो कहती कुछ नहीं, बस अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही है। अगली सुबह आपी वक्त से पहले ही तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गई। आज तो उसने नाश्ता भी नहीं किया था। मुझे आपी की फिक्र सताने लगी। न जाने ऐसी कौन सी बात थी जो वो मुझसे छुपा रही थी। मैं इसी सोच में गुम भाभी के कपड़े इस्त्री कर रही थी, तभी बेध्यानी से मुझे ध्यान न रहा और भाभी का नया सूट इस्त्री से ज्यादा गर्म होने की वजह से जल गया। सूट का जलना था कि मुझे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। भाभी ने तो अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ना था। मेरा वजूद तो वक्त से पहले ही कपाने लगा। इसी पल भाभी कमरे में दाखिल हुई। मेरे तासुरात देखकर तो पहले ही उसे धड़का लग चुका था। जब उसने अपना नया जला सूट देखा तो उसके गुस्से की कोई इंतहा ही न रही। भाभी के मुंह में जो भी आया वो बोलती चली गई। उन्होंने मुझे बालों से दबोच कर कमरे से बाहर लाया और फर्श पर फेंकते हुए बोली कि आने दो आज फरहान को, तुम दोनों को मैं इस घर से भी निकलवाती हूँ। इतना कहकर भाभी ने मुझे मारना शुरू कर दिया। बालों को वो अपने हाथों में इस कदर सख्ती से जकड़ रही थी कि मुझे लगा बालों के साथ साथ मेरी जिल्द भी फटकर उनके हाथ में आ जाएगी। गजब खुदा का मजीद यहाँ रही तो पूरा घर ही जला देंगी। वो ही हुआ जिसका डर था। भाभी के अल्फाज सुनकर मुझे सारे दर्द और बेइज्जती भूल गई। मैं सोचने लगी कि अगर भाई ने सचमुच भाभी की बात मानकर हमें घर से निकाल दिया तो न जाने क्या होगा। कहाँ जाएंगी हम दोनों बहनें। हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था जिसके पास रिहाइश अख्तियार कर सकते। एक तो आपी की टेंशन थी, वहाँ भाभी के अल्फाज ने मुझे मजीद परेशान कर दिया। स्कूल से छुट्टी हुई तो आपी आज मामूल से ज्यादा लेट घर में दाखिल हुई थी। उसका पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। चेहरा यूं लाल हो रहा था जैसे गर्मी की तपश से उसका चेहरा झुलस चुका था। मेरी हालत देखकर आपी ने मुझसे सवाल किया, तो आज कुछ हुआ है? मैं सब कुछ आपी को बताने लगी। अभी हमारी बात चल रही थी कि भाई घर में दाखिल हुआ। उसे देखकर हम दोनों का रंग उड़ गया। एक पर एक मुसीबत तो जैसे हमारी किस्मत में लिख दी गई थी। भाई को घर में दाखिल होता देखकर भाभी ने भी उन्हें आज जो कुछ हुआ सब बताना शुरू कर दिया। इसी पल भाई हमारे पास आया और गुस्से से कहने लगा, चली जाओ इस घर से, मैं तुम दोनों को मजीद वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम दोनों बहनें बेयकीनी से भाई को देखने लगी। आखिर हम दोनों कहाँ जा सकती थी। इसी पल भाभी हमारे कमरे में आई और हमारा सारा सामान उठाकर बाहर फेंकने लगी। ये मंजर देखना था कि मेरा दिल खौफ से कपकपाने लगा। भाई इस हद तक भी गिर सकते थे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आपी भाई के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और बोली
कि कुछ तो ख्याल करो, हम दोनों तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारी इज्जत है, अगर तुम हमें निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगी। भाई का दिल हमसे इस कदर अचाट हो चुका था कि वो बोला, जहाँ मर्जी जाओ, मगर मजीद तुम लोगों को मैं यहाँ नहीं रख सकता। ये घर मेरी बीवी और बच्चों का है। भाई के अल्फाज सुनकर एक पल को आपी लर्जी थी। मैं तो बस खामोश खड़ी रो रही थी। जब आपी बोली कि अगर घर से निकालना ही है तो इज्जत से रुखसत कर दो, मगर यूं बेसहारा मत करो। भाई चंद लम्हे खड़ा रहकर ना जाने क्या सोचता रहा और फिर अंदर चला गया। हम दोनों बहनें बस एक दूसरे को खाली खाली नजरों से देखती रहीं। भाई ने हम दोनों से बात करना बिल्कुल ही तर्क कर दिया था। हम दोनों बहनें घर के एक कमरे तक महदूद होकर रह गई थी। हमारा खाना पीना सब कुछ उनसे अलग हो चुका था। आपी के जाने के बाद भाभी का सारा काम मैं ही करती। अगर कुछ गलती हो जाती तो वहीं पर मुझे पीटने लगती। हम तो इस कदर बेबस थी कि पलट कर जवाब भी नहीं दे सकते थे। चंद दिन यूं ही गुजरे और एक रोज कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं मामूल के मुताबिक घर के काम करने में मसरूफ थी। उस वक्त मैं भाभी के कपड़े धो रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक इस कदर शदीद थी कि मुझे लगा शायद आने वाला तोड़ने के इरादे से आया है। भाई गुस्से से आग बगोला होता अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर इतना गुस्सा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सिर्फ भाई ही नहीं, उसके साथ आपी भी घर में दाखिल हुई थी। मगर जिस हालत में आपी अंदर दाखिल हुई थी वो देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं हैरानगी से भाई की जानिब देखने लगी, जिसने आपी को बालों से पकड़ा हुआ था और वो इसे घसीटते हुए घर के अंदर लेकर आ रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि भाभी भी ये मंजर देखकर एक पल को बुखला कर रह गई। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि भाई आपी को इस तरह लेकर आ रहे थे। मुई ने घर लाकर फर्श पर पटक कर बोले, तू ये सब करने जाती है घर से बाहर? मुझे तो कह रही थी कि स्कूल में टीचिंग करती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, मगर हकीकत में तो सड़कों पर घूमकर ये सब कर रही थी। भाई गुस्से से आपी का सर फर्श पर जोर से मारा और बोला। भाई का एक एक अल्फाज सुनकर मुझे हैरानगी हुई। आखिर भाई कहना क्या चाहते थे। अभी आपी भी रोते हुए भाई के आगे हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी और कह रही कि मैं फिर क्या करती, अपना और अब छोटी का पेट पालना था, अब भूखी भी तो नहीं रह सकती थी। तुमने मेरे लिए कोई और रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था। इतना सुनना था कि भाई मजीद आग बगोला हो गया और बगैर एक लम्हा जाया किए आपी को मारना शुरू हो गया। मैं भाई को रोकने के लिए गई तो उसने मुझे भी धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। आपी दर्द से चीख रही थी और माफी मांग रही थी, मगर भाई पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। मैं दोबारा उठी और भाई के पैरों में गिरकर उन्हें आपी को मजीद मारने से रोकने लगी, मगर भाई पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। आखिर आपी ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसके बाद भाई इस कदर तैश में आ चुके थे। भाई ने आपी को इतना मारा कि वो लहू लुहान हो गई। उनके मुंह और नाक से खून बहने लगा। उनके वजूद पर जगह जगह जख्म बन गए। वो नीम बेहोशी की हालत में ये कह रही थी कि भाई तुमने मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था। अगर तुम हम दोनों बहनों का सहारा बनते तो मुझे कभी भी वो सब कुछ ना करना पड़ता जो मैं करती रहती हूँ। अब अगर तुम्हारी गैरत जागी है तो तब कहाँ थी जब मैं और छोटी भूख से तड़प रही थी। अभी मैं मुश्किल अटकते हुए भाई को रोते हुए कह रही थी, जबकि भाई उल्टा मजीद गुस्से में गालम गलोच पर उतर आया था। आपी यूं ही फर्श पर गिरी रो रही थी और मैं आपी को गले लगाकर अब भाई के आगे दोनों हाथ जोड़कर अम्मी अब्बू की कसम देते हुए आपी को बख्श देने की दहाई दे रही थी। भाई जब आपी को मार मार कर थक गया तो भाभी ने पूछा कि आखिर इसने ऐसा भी क्या कर दिया है कि इस कम बख्त ने जो अब आप इतने तैश में आ गए। भाभी के सवाल पर भाई वो बोला जिसे सुनकर एक पल को मैं घिंग हो गई। भाई हकारत से बोला कि ये स्कूल के बहाने सड़कों पर पेंसिलें और मुस्वाकें बेच रही थी। मैं अपने दोस्तों के साथ बाइक पर जा रहा था। जब सिग्नल पर हम रुके तभी ये बगैरत लड़की माँ बाप के नाम मट्टी में मिलाते हुए सड़क पर बुर्का पहने हुए आई और सब गाड़ी वालों को पेंसिलें मुस्वाक बेचने लगी। जानती हो, लोग इसे तरह तरह की नजरों से देख रहे थे। अगर मेरा दोस्त जान लेता कि ये मेरी बहन है तो क्या इज्जत रह जाती मेरी। महीने के 60,000 तनख्वाह लेने वाले की बहन सड़कों पर पेंसिलें बेच रही है। भाई का एक एक लफ्ज मुझे जोड़ रहा था। मैंने बेसाख्ता आपी के चेहरे की जानिब देखा जहाँ हर सू खून की धारें बह रही थी। वो बेबसी और दर्द की शिद्दत से रो रही थी। उनकी आंखों से निकलता पानी और वजूद से निकलता खून जज्ब होकर मेरे हाथों पर गिर रहा था। मैं उनकी ये हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी और आपी को बामुश्किल उठाकर कमरे में ले गई। आपी को कमरे में लेकर गई और उनके जख्म साफ करने लगी। मैंने आपी से सिर्फ इतना कहा था कि आपी सच क्या है मुझे बताएं। क्या जो भाई कह रहे हैं वो सच है? आप तो स्कूल में पढ़ाने जाती थी ना,
आपी बामुश्किल अटकते हुए बोलना शुरू किया। मैं सांस रोक कर उनके एक एक लफ्ज बगौर सुन रही थी। आपी बोली कि मैंने जिस स्कूल में पढ़ाना शुरू किया उसमें कम से कम उस्तादजा की काबिलियत BA थी। मुझे हैरत तो तब हुई जब वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे बतौर टीचर रख लिया। उस दिन मैं बहुत खुश थी। अगले दिन जब स्कूल में गई तो मुझे सर ने अपने दफ्तर में बुलाया और बिला वजह इधर उधर की बातें करने लगे। पहले तो मुझे ये सब अपना वहम लगने लगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैंने नोट किया कि सर की नज़र मुझ पर ठीक नहीं है। वो मुझे घूरते रहते हैं और बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं। मैं भी बेबस थी। मेरे पास उस नौकरी को करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए खुद को उसकी नज़रों से बचाती अपनी नौकरी जारी रखी। मगर एक दिन सर ने कुछ ऐसा किया कि जिसके बाद मज़ीद उस स्कूल में रुक कर नौकरी करना दुश्वार सा हो गया। उस दिन सर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और फिर पैसों की मोटी रकम मेज़ पर रखते हुए ऐसी बात कही कि उसे सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। वो शख्स चंद पैसों की खातिर मेरी इज्जत का सौदा करना चाह रहा था। मैं वो नौकरी उसी पल छोड़कर वापस घर भाग आई। भाई का बदलता रवैया देखकर ये तो अंदाजा हो चुका था कि वो हमारा पेट नहीं पाल सकता, इसलिए मजबूरी में ये फैसला करना पड़ा और मैं स्कूल जाने की बजाय रोजाना सड़क पर जाकर पेंसिलें और मसवाक बेचने लगी। अब तुम बताओ छोटी, क्या मैंने गलत किया? मेरी इज्जत को वहाँ खतरा था। मैं मेहनत और हक हलाल से कमाकर घर लाती थी। लोग मुझ पर तरह तरह के जुमले कसते और तंज भी करते थे, मगर मुझे सिर्फ पैसा कमाने थे, इतने के अपना और तुम्हारा पेट पाल सकूं। आपी नीम गनूदगी में ये सब कुछ बोलती जा रही थी। उनका एक एक लफ्ज मेरे दिल को काट रहा था। काश आज अम्मी अब्बू जिंदा होते तो शायद हालात भी कुछ और होते। मैं आपी के गले लगे रो रही थी। भाई ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया था। हम हर तरफ से मजबूर हो चुकी थी। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि मुझे भाभी की चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो चीख रही थी। मैं बुखलाकर भागते हुए फौरन उनके कमरे में पहुंची। सामने का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गई। उनका कमरा मुकम्मल धुआं हो चुका था। भाभी चिल्लाते हुए बोली कि फरहान वॉशरूम में बंद हो गए हैं। उनके चिल्लाने की आवाज आ रही है और वो वॉशरूम से आग भी भड़क रही है। मेरे औसान खता होने लगे, मगर खुद को संभालते हुए भागकर पड़ोस में गई और कुछ लोगों को बुला कर लाई। जब वॉशरूम का दरवाजा खोला तो शदीद आलूदा धुएं का मरगुला बाहर निकला। भाई सामने दीवार से बरहना हालत में चिपके हुए थे। वॉशरूम में तारे न जाने किस तरह टच होकर पूरे वॉशरूम को करंट की जद कर चुकी थी। रेस्क्यू टीम बुलवाई जा चुकी थी। वो भाई को वॉशरूम से निकाल रहे थे और उनका वजूद पत्थर जैसा सख्त हो चुका था। वो मर चुके थे। भाभी उनके मुर्दा वजूद पर खड़ी धाड़े मार मार कर रो रही थी। मैं यकाटक दूर खड़ी भाई को देखती रही। रेस्क्यू अहलकार वापस जाने लगे तो उनकी मिन्नत की को मेरी आपी को अस्पताल तक ले जाएं। एक हफ्ता आपी अस्पताल में रही। मैंने अपने गले में मौजूद अम्मी की सोने की चेन बेचकर आपी का इलाज करवाया। आपी को होश आया तो भाई की मौत की खबर सुनाई। हैरानगी की बात तो ये थी कि हमारी आंखों में एक भी आंसू तक न आया, सिवाय एक सर्द सांस के जो शायद अर्श तक पहुंच चुकी थी। भाभी हम दोनों से माफी मांगती रही और वो पागल हो चुकी थी, मगर हम दोनों ने ईदी सेंटर में पनाह ले ली, अपनी तालीम मुकम्मल की और आज हम दोनों एक अच्छी नौकरी करके अपनी जिंदगी जी रही हैं।